नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक आपके साथ। मैं हूं अंजना ओम कश्यप और अब बारी है सीटों की वोट शेयर की। जी हां, देश का मिजाज में आपका फिर से स्वागत है। देश का सबसे बड़ा सर्वे, इंडिया टुडे कावे इनसाइट के सर्वे में हम हर साल आपको बताते हैं कि अगर आज हो चुनाव तो जनता की क्या है राय। हमने हर मुद्दे पर जनता की राय आपके सामने रखी है, लेकिन अब देश का मिजाज में हम आपको बताने वाले हैं कि आखिर क्या है जनता की राय पार्टियों पर। किसकी चाहते हैं वो सरकार, किसको कितना वोट शेयर और कितनी सीटें। लेकिन इससे पहले कि हम आगे बढ़े, एक बार फिर से अपने दर्शकों को बता देते हैं कि आखिर जो मेथोडोलॉजी हमने इसमें अपनाया है, कितने लोगों को हमने शामिल किया। 12,000 से ज्यादा, 12,232 लोगों को हमने शामिल किया। 97 लोकसभा क्षेत्रों में हम गए, 194 विधानसभा क्षेत्रों को हमने कवर किया है। 19 राज्य कुल कवर किए गए हैं और 3 से 13 जनवरी के बीच का ये सर्वे है। और अब वक्त जाया किए बिना हम आपको बताने वाले हैं कि आखिर अगर आज चुनाव हो देश में तो किस पार्टी पर है जनता का भरोसा। अगर आज चुनाव हो तो किस पार्टी को कितना वोट परसेंटेज मिलेगा। तो आइए आंकड़े आपके सामने रखते हैं। हम आपको यह भी दिखाएंगे कि किस पार्टी को पिछली बार 2019 में कितनी सीटें मिली थी और इस बार लोगों का क्या कहना है, किसको कितना फायदा, कितना नुकसान। तो आइए चलिए करते हैं शुरुआत। अगर आज हो चुनाव तो किस पार्टी को कितना वोट परसेंटेज मिलेगा। 43% वोट परसेंटेज एनडीए की तरफ, यानी 43% वोट के साथ एनडीए आप देख रहे हैं सबसे आगे है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ सोनिया गांधी की तस्वीर लगी हुई है। यूपीए 27% वोट यूपीए की तरफ जाता हुआ और अन्य को 30%। आप भी गिनती कर रहे होंगे कि पिछली बार से किसको फायदा हुआ है। हम आपको ट्रैकर दिखाएंगे, आप जोर ना डालें, आप बस करें थोड़ा सा इंतजार, क्योंकि हमने शुरुआत की है इस आंकड़े के साथ जिसमें हम बता रहे हैं 43% वोट एनडीए को जा रहा है। कुछ ही देर में हम ट्रैकर दिखाएंगे कि किस साल में कितना वोट परसेंटेज किसको मिला था और इस बार फायदा या नुकसान। तो अब हम बढ़ेंगे कि आखिर अगर आज होंगे चुनाव तो किस पार्टी को मिलेंगी कितनी सीटें। जब इस पर हमने लोगों की राय जानी, देखिए 321 सीटें एनडीए को जाती हुई, 321 सीटें, वही 93 सीटें यूपीए की तरफ और अन्य को 129। बड़ा आंकड़ा है उधर आप देख रहे हैं अन्य का, 129 को अन्य, क्योंकि ऐसी बड़ी पार्टियां हैं, कई क्षेत्रीय पार्टियां जो अभी यूपीए का हिस्सा नहीं है, लेकिन 129 आप देख रहे हैं अन्य को जाता हुआ। 321 सीटें एनडीए को जाती हुई दिखाई दे रही हैं। थोड़ा सा इंतजार कीजिए क्योंकि हम आपको ट्रैकर भी दिखाएंगे। सबसे पहले वोट परसेंटेज का हम ट्रैकर आपको दिखाएंगे। स्पष्ट बहुमत तो आप देख ही रहे हैं कि स्पष्ट बहुमत 321 सीटों के साथ अगर आज हो चुनाव तो साफ मिलता हुआ एनडीए को दिखाई दे रहा है। वहीं 100 से भी कम पर रुकता हुआ यूपीए दिखाई दे रहा है और अन्य को एक बड़ा हिस्सा 129 सीटों का जा रहा है। अब बारी है ट्रैकर की। तो सबसे पहले हम आपको दिखा रहे हैं किसको कितनी सीटें कब मिली थी। थोड़ा और करीब जाना होगा ताकि आंकड़ा हमारे दर्शकों को दिखे। तो 2021 में जनवरी में जब आप देख रहे हैं तो 321 आता हुआ दिख रहा है। ये वोट परसेंटेज हम आपको बता रहे हैं 43% है। और फिर जब आप थोड़ा सा पीछे यहां पर आते हैं, जनवरी 2020 तब 41% वोट था, यानी जनवरी से अभी तक में पिछले बार से इस एक साल में 2% का फायदा हुआ है एनडीए को, जो आप देख रहे हैं। और इधर आप यूपीए को देख रहे हैं 27% से वो भी 2% के फायदे पर 29% पर पहुंचे। ये नहीं देखिए, लेकिन अब देखिए ये जो लोकसभा चुनाव था उसमें 2019 में 45% वोट्स हुए थे, तो उससे वो पिछली बार तो कम हुए। 2020 में जो आप मेरे बिल्कुल सामने देख रहे हैं 45% था 19 में, 41% हुए 2020 में, लेकिन वापसी हुई है 43% की तरफ 2% के फायदे के साथ। वहीं यूपीए का हिस्सा हम आपको दिखाते हैं। हमने कहा कि यूपीए को भी 2% का फायदा पिछली बार से हुआ है। अब बारी सीटों की है, तो अब सीटों का ट्रैकर आपको दिखाते हैं ताकि आप समझ पाएं, क्योंकि पिछले साल से इस साल में फायदा हुआ है। हालांकि 2019 से
वोट परसेंटेज में आप देख रहे हैं कमी आई है। अब बारी सीटों की है, तो चलिए शुरू करते हैं। जल्दी से जूम इन कीजिए ताकि हमारे दर्शक जल्दी से आंकड़े देख पाए। 2021 में 321 हमने जैसा कि आपको अभी दिखाया, लेकिन जनवरी में यही आंकड़ा 303 आ रहा था। देखिए मेरे सामने में पिछले साल जनवरी में जब हमने पिछली बार ये सर्वे किया था और जनवरी में आपको दिखाया था, लेकिन सीटें कितनी आई थी 2019 के लोकसभा चुनाव में? 353। तो 353 से ये क्लाइम डाउन तो है, लेकिन पिछले साल में जो परेशानियां थी जनवरी 2020 में, देखिए वो उस वक्त कोरोना धीरे धीरे सेट इन हो रहा था और उस समय सीए एनआरसी का मुद्दा बहुत हावी था, अगर आपको याद हो। इन तमाम मुद्दों के बीच सीटें घटी थी सरकार की, 303 हुआ था, लेकिन ये वापसी हो रही है। अब हम आपको बता रहे हैं, ये भी समझ लीजिए, ये आंकड़ा इसलिए भी दिलचस्प है क्योंकि इस बार शिरोमणि अकाली दल और शिवसेना दोनों एनडीए का हिस्सा नहीं है, बावजूद इसके क्लाइम है 321 हो रहा है। जबकि यहीं पर जब आप यूपी में देखते हैं 93 इनका आया था 2019 में, थोड़ा सा 108 का फायदा हुआ 2020 में, लेकिन वापस जनवरी 2021 में वो 93 पर पहुंच गए हैं। अन्य का आप आंकड़ा देख रहे हैं कि 97 थे, उनको जबरदस्त फायदा हो रहा है, लगभग 30 सीटों का फायदा होता हुआ दिख रहा है। लेकिन इस बार जब आप एनडीए का आंकड़ा देखते हैं वो बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि ना इस बार शिवसेना है ना इस बार शिरोमणि अकाली दल है। उनको आप अलग कर दें तो फिर उसके बावजूद ये फायदा होना लगभग 18 सीटों का, और इसीलिए आप देख रहे हैं कि ये जो आंकड़ा है 129 जो आप देख रहे हैं जनवरी 21 का, वो इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि शिवसेना और शिरोमणि अकाली दल आपको यहां पर दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो आपको तस्वीर समझ में आ गई। 353 से नीचे तो आए, लेकिन दो पार्टियों के निकल जाने के बाद भी पिछले साल से इस बार फायदा है, 321 पर पहुंच रहे हैं। और यूपीए की जब आप सीट टैली देखते हैं तो 93 से वो वापस 93 पर आ रहे हैं। जनवरी 2020 में जो फायदा होता हुआ दिख रहा था वो एक बार फिर से हाथ से फिसलता हुआ दिखाई दे रहा है। अब आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं और आपको सीधे चलते हैं। हमारे साथ दो मेहमान गौरव भाटिया और सुप्रिया श्रीनेत कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखने के लिए इस चर्चा में जुड़ रही हैं। गौरव भाटिया जी, शुरुआत आपसे करते हैं। 321 पर तो पहुंच रहे हैं, लेकिन अभी भी उस 353 से जो आपने 2019 में पाया था उससे आप काफी नीचे हैं। 30 सीटों का नुकसान दिख रहा है, क्या है इसकी वजह? अंजना जी, मैं आपके विश्लेषण और सीटों पे आऊंगा, लेकिन जो आपका सर्वे है, सह सम्मान एक बात कहूंगा, आज आपका सर्वे भी उस पे झलक डालता है और पूरा भारत जानता है कि भारत में सबसे विश्वसनीय नेता कोई है तो श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। और ये इसलिए भी है क्योंकि मुश्किल परिस्थितियों में भी एक मजबूत नेतृत्व देश को देना, जो कठिन डिसीजंस होते हैं उनको ले पाना और राष्ट्र हित में कार्य करते रहना, शायद उसी की झलक आपके सर्वे में आ रही है। लेकिन एक बड़ी अच्छी बात आपके सर्वे में आती है, आपने कहा सीटों का नुकसान हो रहा है और आपने अच्छा किया ये बताया कि शिवसेना और अकाली दल के साथ ना होने के बावजूद ये सीटें पिछले सर्वे से बढ़ी हैं। अगर हम शिवसेना की 18 सीटें और 2 सीटें अकाली दल की जोड़ दें तो 20 सीटें होती हैं और 18 सीटें वो बढ़ी हैं जो आपके सर्वे में पिछले साल से बढ़ गई हैं, तो करीब करीब 38 सीटें बढ़ जाती हैं। तो ये आंकड़ा वही आ जाता है जो पिछली बार हमारी सीट्स थी एनडीए की। वोट परसेंटेज भी एक साल में 2% बढ़ गया है, जबकि हमारा ये मानना है कि लोकसभा चुनाव के बाद जो नरेंद्र मोदी जी और सरकार का कार्य रहा है उससे भारत की जो जनता है वो हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ी है। दूसरी तरफ मैं समझता हूं कि आज जो विपक्ष का रवैया है वो भी आपके सर्वे में अगर उतना नहीं झलकता, लेकिन झलकता जरूर है, क्योंकि उनकी वोट परसेंटेज भी कम हुई है और उसके अलावा सीटें भी कम हुई हैं। तो इससे क्या बात स्पष्ट होती है? नहीं, कांग्रेस की पिछली बार से जनवरी से 2% का इजाफा उनका भी वोट परसेंटेज में हुआ है, जैसा कि आपका हुआ है। वोट परसेंटेज देखिए नहीं हुआ मेरे ख्याल से, देखिए आप मुझे करेक्ट कर सकती हैं, वो 27% था, फिर 29% हुआ और फिर 27% हो गया। आप देखिए
ये आपका सर्वे दिखा रहा था। अगर नहीं, मैं ठीक है, गलत आप सही कह रहे हैं, आप सही कह रहे हैं, हाँ, आप सही कह रहे हैं। हाँ, चलिए ठीक है, सुप्रिया श्रीनेत जी से अगला सवाल पूछते हो। मुझे लगता है कि सरकार की परफॉर्मेंस से ज्यादा आपकी नजर कांग्रेस पर और विपक्ष पर रहती है, लेकिन मैं सुप्रिया जी आपके पास आना चाहती हूँ। खतरनाक भी है ना ये लोग सर, लेकिन ऐसे तो सरकार पर लिखिए ना, ऐसे भी विपक्ष पर लिखिएगा तो कैसे चलेगा। चलिए सुप्रिया जी से एक सवाल पूछते हैं। सुप्रिया जी, बात करने के बाद मैंने विपक्ष की बात करी। सुप्रिया जी, जहां से चले थे वहीं पर पहुंच रहे हैं। देखिए, किसी भी सरकार के दूसरे कार्यकाल आते आते तो विपक्ष हावी होने लगता है, लेकिन पिछली आप तस्वीर को पूरा अगर देखें तो 93 से निकले थे और वहीं पर आप वापस पहुंचते हुए दिखाई दे रहे हैं। मतलब जरा सा भी हावी आप नहीं सरकार पर हो पा रहे। अंजना जी धन्यवाद। आपने ये सर्वे किया है, आपने जो सैंपल साइज लिया है, आपकी मेथोडोलॉजी, उस सबका मैं सम्मान करती हूं, लेकिन जमीन पर रहने के कारण मैं उससे पूरी तरह से असहमत हूं, क्योंकि जिस तरह के वाकया हमें देखने को मिल रहे हैं, जिस तरह की असलियत हमें देखने को मिल रही है, जिस तरह की त्रासदी हमें देखने को मिल रही है, वो इस सर्वे में नहीं झलकती है। मैं आपके सर्वे का पूरा सम्मान करती हूं, और मैं सम्मान इस बात का भी करती हूं कि आपने एक पर्टिकुलर मेथोडोलॉजी अपनाई है, आपका क्या सैंपल साइज है, उस सबका मैं सम्मान करते हुए फिर भी कहती हूं ये जमीनी हकीकत से अलग है। और इसलिए कहती हूं क्योंकि मैं स्टूडियो में और दिल्ली में रह के बात नहीं करती हूं, आज भी मैं उत्तर प्रदेश में हूं। बेरोजगारी, यहां पर जो किसानों की हालत है, जो महिलाओं की हालत है, जो युवाओं की हालत है, सब लोग तो परेशान हैं। तो मैं समझ नहीं पा रही हूं कि ये वो कौन लोग हैं जो अपना सहमति जता रहे हैं। आज देश के 62 करोड़ किसान इस कानून के खिलाफ खड़े हैं। आप ही के सर्वे में अभी मैं थोड़ा बहुत जो ट्विटर पे पढ़ पाई थी उसमें है कि लोग काफी खफा हैं जिस तरह से इसको हैंडल किया गया है। तो अगर ऐसा है तो ये कौन से लोग हैं जो कह रहे हैं कि ये बड़े खुश हैं परफॉर्मेंस से? सच तो ये है कि आज, और मैं इधर उधर की बात नहीं करती हूं, मुद्दे की बात करनी चाहिए। सच तो ये है कि 2021 की जनवरी में ऐसा कौन सा वर्ग है, युवा, महिला, शिक्षित, बेरोजगार और यहां तक कि देश का अन्नदाता किसान भी, जिसमें से 70 किसानों की मौत हो चुकी है अभी तक, कौन है जो इस सरकार के कार्यकाल से खुश है? मैं तो ये जानना चाहती हूं। और मैं इधर उधर की बात करके, बेकार की टीका टिप्पणी करके आपका ना समय व्यर्थ करूंगी, ना प्रवक्ता भाजपा का समय व्यर्थ करूंगी। मुझे लगता है सीधे सवाल पूछे जाने चाहिए। आज चीन जो है वो हमारे घर में घुसा बैठा है, वो फोर्टिफिकेशंस कर रहा है अरुणाचल प्रदेश में, स्टेटस को अब वहां बदल रहा है। तो भाई ना राष्ट्रीय सुरक्षा की जो धज्जियां उड़ रही हैं, वो व्हाट्सएप चैट और तथाकथित संपादकों से हमें पता ही चल रहा है क्या हो रहा है। तो कहीं पर तो देश आज चिंतित है, वो चिंता इस सर्वे में नहीं झलक रही है। तो मैं आपके सर्वे का सम्मान, सुप्रिया जी एक सेकंड, गौरव जी एक सेकंड, सुप्रिया जी ठीक है। सुप्रिया जी, आप एक पत्रकार भी रही हैं, पार्टी की प्रवक्ता भी हैं, अलग अलग जगहों पर जाती भी हैं। मेरा आपसे सवाल है और बहुत गंभीर और गहरा सवाल है। कभी क्या आपने सोचा है कि नाराजगी अगर है भी, अगर 19% ने कहा कि नौकरी चली गई कोविड के वक्त पर, तब भी मोदी के अलावा उनको कोई दिखता नहीं है, विकल्प का ना होना क्या आज सबसे बड़ी चुनौती नहीं है? क्योंकि उस विकल्प पर अगर लोगों का विश्वास होगा तो शायद ये आंकड़े बदलेंगे, लेकिन उस विकल्प पर विश्वास की कमी, ये कभी आपको लगता है कि ये वजह हो सकती है? अंजना जी, दो बातें बोलूंगी। पहली बात तो मैं इस बात से वाकया ही नहीं रखती हूं क्योंकि विकल्प नहीं है। एक लोकतंत्र में कैसे विकल्प नहीं हो सकता है? एक लोकतंत्र में किसी भी पार्टी को वोट मिलना ही अपने आप में विकल्प है। दूसरी बात मैं ये बोलूंगी कि ये जो बात तथाकथित बार बार कही जाती है और होती है कि भाई अर्थव्यवस्था कोरोना की वजह से ठप हो गई, लोग कोरोना की वजह से बेरोजगार हो गए, बार बार याद दिलाना जरूरी है कि लगातार 8 तिमाही, मतलब कि 24 महीने में 2 साल से लगातार जीडीपी की रेट कोरोना के पहले ही गिर रही थी। इसी को कुप्रबंधन कहा गया है। हमारी ग्रोथ रेट अभी तो छोड़ दीजिए, अभी तो कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, माइनस में चली गई है। हमारी ग्रोथ रेट कोरोना से आधी हो गई थी जब डिमोनेटाइजेशन कर दिया था मोदी जी ने। तो ये मजबूत बात कर रहे हैं, मतलब भाजपा के प्रवक्ता ने कहा मजबूत नेतृत्व की तो कमी है आज। अगर नेतृत्व मजबूत होता तो ये किसान का मुद्दा इतना बड़ा मुद्दा ना बनता, किसान का मुद्दा रिजॉल्व हो जाता, बैठकर बात हो जाती, कानून वापस लिए जाते, उनका विश्वास जीता जाता, नए कानून आते। नेतृत्व की कमी है, मैं तो ये कहूंगी। मजबूत नेतृत्व कहां है? नेतृत्व की कमी है कि आज चीन हमारे साथ बार-बार जी बताइए और हमारे यहां से कोई कहने को नहीं है। कहां है मजबूत नेतृत्व? कौन कहने को है भाई? चीन बार बार कुछ कह रहा है। देखिए, ऐसा है कि कांग्रेस पार्टी की आज हालत ये है अंजना जी
कि वो कहते हैं हर जगह अंधेरा है, अंधेरा है, अंधेरा है, चाहे सूर्य का प्रकाश भी हो। और ये इसलिए नहीं है कि प्रकाश की कमी है, ये इसलिए है कि उन्होंने अपनी आंखें बंद कर रखी हैं। ये चर्चाएं किसानों पे, चीन पे, कोविड में सरकार कैसे सकारात्मक रूप से योगदान करती है, हम करते आए हैं। आज जो चर्चा का विषय है वो सर्वे है। तो आपके सर्वे के ही आंकड़े मैं देता हूं। कोविड हैंडलिंग कैसी करी सरकार ने, 77% ये मानते हैं कि ये बहुत अच्छी थी या अच्छी थी, और 9% केवल कहते हैं कि ये ठीक नहीं थी। सर्वे ये आपका कहता है। किसानों पे बात आती है, किसानों पे हम आज शाम को भी चर्चा कर रहे थे, लेकिन मैं सर्वे के हिसाब से बता दूं, ये जो 3 कानून आए हैं, आपका सर्वे कहता है अंजना जी 55% ये किसान के हित में है, और 28% जो आधा है ये हित में नहीं है। चीन पे बात करी, करीब करीब 69% ने कहा है भारत ने नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बहुत ही करारा जवाब दिया। लेकिन तो ये तीनों गौरव जी, आंकड़े क्या गौरव कहते जी, हैं अंजना जी? लेकिन सच्चाई ये है कि किसान बैठे हुए हैं सरहद पर अभी भी। जब आप घर के अंदर से मुझे लाइव दे रहे हैं और मैं यहाँ स्टूडियो से बातचीत कर रही हूँ, अभी भी किसान सरहद पर बैठे हैं इस ठंड में। हाँ बिल्कुल। और अंजना जी ये भी एक सच्चाई है कि जब किसान ठंड में बैठे हैं तो ये सरकार कितनी चिंतित है। 10 दौर की बातचीत करी है, रामलीला मैदान में रात में 1 बजे लाठीचार्ज जैसे कांग्रेस की सरकार ने कराया था, वैसे नहीं करा रही। और हमें बहुत उम्मीद है कि जल्द ही ये मसला हल हो जाएगा। जैसा आप भी जानते हैं, सरकार ने किसानों को गले लगा के ये भी कहा है कि 1.5 साल तक हम इन कानूनों पे रोक लगाए रखेंगे। ये अपने आप में दर्शाता है कि किसानों का हम कितना सम्मान करते हैं। एक बात मैं बस एक सेकंड आप दोनों को मैं टोक रही हूँ, मैं आ रही हूँ, मैं आप दोनों से जवाब लूंगी, लेकिन इससे पहले कि हम आगे बढ़े, एक बार जरा दोनों पार्टियों की क्या परिस्थिति है ये अपने दर्शकों को दिखा देते हैं और आप लोग भी समझ लेंगे कौन कितने पानी में है। तो आइए शुरुआत करते हैं। हमने एनडीए और यूपीए अभी तक बताया है, अब आपको बताते हैं कि अगर आज हो वोट तो किस पार्टी को, बीजेपी और कांग्रेस स्पेसिफिक, ये आंकड़े हम आपको दिखाने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं कि अगर आज चुनाव हो तो किसको कितने वोट परसेंटेज मिलेंगे। 37% वोट मिलेंगे बीजेपी को, 37% और वहीं 19% कांग्रेस पार्टी को। आप देख रहे हैं, मतलब लगभग कांग्रेस से डबल होता हुआ यह आंकड़ा दिखाई दे रहा है, डबल वोट परसेंटेज का। और वहीं जब अन्य के हिस्से में जाते हैं, अन्य का भी आपको बता देते हैं, 44%, सबसे बड़ा हिस्सा यहीं पर है। अब आप देखिए कि उसमें पार्टियां भी बड़ी बड़ी शामिल हो गई, तमाम क्षेत्रीय पार्टियां उसमें हैं, जिसमें आप शिवसेना और अकाली दल भी अब उसी हिस्से में रह रहे हैं। तो ये आपने देखा 37% बीजेपी को, कांग्रेस को 19% और 44% मिला है अन्य को। तो ये वोट परसेंटेज हमने आपको बताया, लेकिन अब बीजेपी, कांग्रेस, अन्य की सीटें आपको बता देते हैं। एनडीए और यूपीए से आगे बढ़ते हुए अब बारी है आपको सीधे सीट बताने की, बीजेपी और कांग्रेस की। बीजेपी अपने दम पर आज भी सरकार बनाती हुई दिख रही है। 291 सीटें भारतीय जनता पार्टी को अपने दम पर, 2019 के मुकाबले वहीं पर आप कांग्रेस पार्टी की हालत देखिए, 51 सीटें कांग्रेस पार्टी को आती हुई दिख रही है। 2019 से भी कम हुई है सीटें, और 201 अन्य की तरफ जाता हुआ, यानी वही चर्चा जो हम बार बार करते हैं, जिन राज्यों में क्षेत्रीय पार्टियां प्रभावी हैं वहां से क्या कांग्रेस और धूमिल, उसका सफाया होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि अन्य को 201 जाना ऐसे ही संकेत दे रहा है कांग्रेस पार्टी के नुकसान के मद्देनजर। जब आप इसको कैलकुलेट करते हैं, वहीं बीजेपी अपने बलबूते सरकार बनाने की परिस्थिति में 291 सीटों के साथ दिखाई दे है। तो अब आइए चर्चा को आगे लिए चलते हैं और दोनों से ये सवाल पूछते हैं। सुप्रिया जी, इस बार आपके साथ शुरुआत कर रही हूं। ये बता रहा है, ये बुरी खबर एक तरह से साफ बता रही है कांग्रेस पार्टी को कि आप पर भरोसा नहीं जग रहा है, आप पर भरोसा नहीं जग रहा है। गुस्सा है, कई चीजों को लेकर परेशानियां हैं, अर्थव्यवस्था, नौकरी गई, लॉकडाउन, डिमोनेटाइजेशन, बार बार जिन मुद्दों को आप लोग उठाते रहे हैं, जनता आप पर भरोसा नहीं कर रही है। सुप्रिया जी, मैंने पहले भी कहा, मैं आपके सवाल पूछने के हक का, आपके सवाल का बिल्कुल सम्मान करती हूं, आपके इस विश्लेषण का भी सम्मान करती हूं, लेकिन मैं उससे
असहमत हूं और मैं फिर से कहूंगी हमें तो दिखता है कि जनता हमारी तरफ मुखरित हो रही है, तो मैं ये कैसे मान लूं कि जनता हमारी तरफ मुखरित नहीं हो रही है। मैं एक बात लेकिन जरूर क्लियर कर देना चाहती हूं, कहा जाता है कि भाई कोरोना का बहुत प्रबंधन हुआ, कोरोना का ऐसा प्रबंधन हुआ कि हम नंबर 2 पर हैं, 2 लाख लोगों की लगभग मौत हो चुकी है। ऐसा प्रबंधन हुआ चीन के साथ कि चीन ने डोकलाम के बाद, देपसांग के बाद अब यहां पर भी एक लद्दाख में फ्रंट खोला हुआ था, यथास्थिति बदल दी, अरुणाचल में यथास्थिति बदल दी। बेरोजगारी की बात कर लीजिए तो वो बद से बदतर हो गई है। मतलब रामलीला ग्राउंड की मैदान पे बात करते हुए थोड़ी तो शर्म भाजपा को आनी चाहिए, और इसलिए आनी चाहिए क्योंकि आपने कभी सोचा था कि निर्वाचित सरकारें दिल्ली और हरियाणा की खुद से नेशनल हाईवे खुदवा देंगी? अरे ये पब्लिक प्रॉपर्टी है, ये हमारे और आपके टैक्स से बनी है, ये सरकारें ही पब्लिक प्रॉपर्टी खुदवाने पर, नेशनल हाईवे के खाई करने पर तुड़ गई। ये आपने कभी सोचा था? हमारी सरकार थी तो रामलीला मैदान में लोगों को प्रदर्शन करने का, विरोध जाहिर करने का हक तो था। 70 किसानों की मौत हमारी जवाब दीजिए गौरव भाटिया जी, वो कह रहे हैं कि रामलीला मैदान तक आकर प्रोटेस्ट तो कर पाते थे, 70 किसानों आप सरहद पर ही रोक देते हैं। कड़कड़ाती सर्दी में मौत हो चुकी है, उसका जिम्मेदार कौन है? उनके हाथ खून से सने, इसका जिम्मेदार कौन है? ये बताया जाए। आप तो दिल्ली के अंदर ही नहीं आने देते किसानों को, वहां तो रामलीला मैदान पर बैठने देते थे, ये कह रही है। जवाब दीजिए। देखिए अंजना जी, सबसे पहले तो आपके सर्वे में ही बहुमत फिर से भारतीय जनता पार्टी का अकेले अपने दम पे भी आ रहा है, और मार्जिन ऑफ एरर होता है हर सर्वे में, अगर वो हम देख लें तो शायद फिर से 303 का आंकड़ा भी पार कर जाए भारतीय जनता पार्टी। लेकिन एक उदाहरण के तौर पे कहां खड़ी है कांग्रेस? अगर 100 मीटर की रेस है तो 20 मीटर दौड़ पाई है सिर्फ कांग्रेस, क्योंकि उनकी सीटें 51 दिखा रही है, पिछली बार से भी कम। तो ये तो बहुमत तक पहुंचने वाली नहीं है। अब इन्होंने कोविड की बात करी, कहा दूसरे नंबर पे जो है कोविड केसेस आए। अरे हमारे देश की जनसंख्या क्या है? दूसरे नंबर पे ही है विश्व में, लेकिन तुलना करिए विकसित देशों से, अमेरिका से या किसी और देश से, तो हमारे यहाँ जनसंख्या के अनुपात में सबसे कम केसेस आए हैं। और इनको थोड़ी नहीं बहुत शर्म आनी चाहिए। चीन की जब ये बात करते हैं, जो 40,000 वर्ग स्क्वायर किलोमीटर की जमीन है वो किसने दी? कांग्रेस ने दी। दूसरी बात, वो एमओयू जो इन्होंने चीन से मिमियाते हुए साइन किया था, वो जनता को बताएं तो निरस्त हुआ या नहीं, और सार्वजनिक करें। और तीसरी बात किसानों की करते हैं, हमने जो ऐतिहासिक कदम है वो उठाए हैं। कुछ किसान अगर हमसे नाराज है तो हमें दिल जीतने का हुनर आता है। अरे किसानों की जमीन जो हड़पते हैं रॉबर्ट वाड्रा, उन पे कार्रवाई करिए ना। सर दिल जीतने का हुनर अगर आया होता, दिल जीतने का हुनर आता सर, तो अब 11वें दौर की बातचीत कल होने वाली है। एक सेकंड बात कर रहे हैं आप, तो इंतजार कर रहे हैं कि ठंड में ठंडे पड़ जाए किसान अपने मुद्दे पर और फिर किसी तरह से समझौते के लिए राजी हो जाए। उन्होंने आज भी एक बार फिर से कह दिया है कि नहीं, हमें प्रस्ताव आपका स्वीकार है। नहीं, मैं अंजना जी एक नहीं, मैं दो इमोशनल इश्यूज थे सर, 2 इमोशनल इश्यूज। मैं आप दोनों से इस पर जवाब लूंगी, एक बार सवाल सुनिए। 2 इमोशनल इश्यूज थे, सुप्रिया जी आप भी सुनिएगा। एक तो जो लॉकडाउन के बाद मजदूरों का पलायन देश ने देखा, इरिस्पेक्टिव कि उसकी पॉलिटिकल सोच क्या है, देश में हर व्यक्ति में बहुत दर्द था, उसके आंखों में आंसू आए, उसको गुस्सा आया कि ये क्या हो गया, हमारे मजदूर भाई ऐसे जा रहे हैं। दूसरी तरफ किसानों के मुद्दे पर भी इरिस्पेक्टिव किसकी क्या राजनीतिक सोच है, किस पार्टी के साथ वो खड़ा है, किसानों को लेकर उनके दिल में हमदर्दी है। ऐसे 2 मुद्दों पर एक तो कांग्रेस को जबरदस्त फायदा हो सकता था अगर विश्वास आप पर लोग करते, लेकिन दूसरी तरफ सरकार के लिए ये चुनौतियां दोनों हैं जो कि रहेंगी गौरव जी, और ये आपको समझाना है। मैं बोल सकती हूँ 1 मिनट? एक बार बोल ले गौरव जी, जवाब दे ले, फिर आपके पास आ रही। मैं उत्तर दे दूं अंजना जी? बोलिए। हाँ, देखिए आपने मजदूरों का प्रश्न उठाया, तो मैं यही कहूंगा, मजदूरों को जब दर्द हुआ तो देश के प्रधानमंत्री को भी दर्द हुआ, और सरकार ने श्रमिक ट्रेन चलाई। कोविड का संकट था, उसके बावजूद हम श्रमिक मजदूरों के साथ खड़े रहे और बहुत से हमने कार्य किए, अनाज देना, उनको सारी व्यवस्था देना। कई ऐसी भाजपा की सरकार है जिन्होंने रुपया भी दिया। लेकिन मैं एक सवाल सुप्रिया जी से करता हूं। सोनिया गांधी ने कहा था कि जो भी श्रमिक मजदूर ट्रेन लेगा उसका हम जो है भत्ता देंगे। बता दें कौन कौन से प्रदेश में कितने करोड़ रुपए कांग्रेस ने अपनी इकाइयों से खर्च किया है। और एक बात और कहूंगा, चुनाव देश में होते हैं अंजना जी, पार्लियामेंट में कानून पास होते हैं। अगर कुछ लोग विरोध करने लगे तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप
जो है कानून लाए ना या बदलाव ना लाए। ये तो अनुच्छेद 370 के संशोधन का भी विरोध कर रहे थे, सीए का भी विरोध कर रहे थे। इनका काम केवल विरोध करना है और हमारा काम देश में बदलाव लाना है, देश को आगे ले जाना है। शायद इसीलिए 2019 की बातें भी यही करते थे और जनता ने एक करारा जवाब दिया, आगे भी देगा। इसलिए हमारी विश्वसनीयता बरकरार है क्योंकि हम साफ नियत, साफ मंशा से परिश्रम। ठीक है सुप्रिया जी, जल्दी से एक जवाब। जाऊं आप जो ये बोल रहे हैं, हाँ। राष्ट्र के नाम संदेश जो दे रहे हैं, मैं बिल्कुल छोटा सा जवाब दूंगी। मेरा छोटा सा जवाब यह है कि मजदूरों का ऐसा दर्द था कि गवर्नमेंट के सॉलिसिटर जनरल खड़े होकर कोर्ट में झूठ बोल रहे थे कि एक आदमी भी सड़क पर नहीं है। पता नहीं कब ट्रेनें चली थी, शायद इनको पता ही ना हो, बहुत दिनों बाद चली थी, जब सैकड़ों लाखों मजदूर तपतपाती गर्मी में पैदल चल रहे थे। एक तो ये तथ्य साफ कर दूं और दूसरा एक तथ्य साफ करना ये जरूरी है कि इतना दम्भ और इतना अहंकार तो शायद रावण को भी नहीं था। मैं बीच में आपके नहीं बोलती हूँ, आप प्लीज थोड़ा सा भद्रता दिखाइए। मेरा तो दूसरा बात है, ये सरकार इतनी चुप्पी क्यों दिखाती है? ये सरकार जो है सवालों का जवाब क्यों नहीं देती? पीएमओ राइवल चैनल को ठीक करेगा, टीआरआई को गृह मंत्री ठीक करेंगे, बालाकोट स्ट्राइक की जानकारी एक पत्रकार को पहले सरकार के मुंह पे पट्टी बंद दिया रही है। राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ किन चीजों का खिलवाड़ किया जा रहा है? कुछ ना छोड़ दीजिए तो अपने स्वर्गीय वित्त मंत्री जिनके बारे में कहा जा रहा था कि वो घसीट रहे हैं अपने आप को, उन्हीं के बारे में दो संवेदनशील शब्द बोल देती सरकार। ये किसी की सगी सरकार नहीं है। संवेदनशीलता की हद ये है कि 70 किसान मर चुके और अभी भी ये कह रहे हैं अरे अगर लोग प्रदर्शन करेंगे तो हम कानून थोड़ी बदल देंगे। कानून अगर देश के लिए बना है और देश का इसमें क्यों गंभीर मामले से ले रहा है? देश इसलिए किसान से थोड़ी हमदर्दी दिखा रहा है क्योंकि सबको पता है कि ये कानून अंततोगत्वा हर कंज्यूमर, हर कॉमन मैन, हर मिडिल क्लास को अफेक्ट करेगा, क्योंकि मोनोपोली बन जाएगी 2-3-4 उद्योग घरानों की और इसी से खतरा है। यही काम भाजपा हमेशा से करती आई है, फिर से मोदी जी कर रहे हैं। ये गुलामी करते हैं 2-3-4 एक खाई है सुप्रिया जी, एक खाई है, बातें नहीं करते, एक खाई है और वो खाई है तर्क और आपके तर्क पर विश्वास के बीच। वो पाटना है कांग्रेस पार्टी को। आपने सरकार के कामकाज पर सवाल किया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कामकाज पर क्या सोचती है देश की जनता। तो देश का मिजाज सबसे बड़े सालाना सर्वे में एक बार फिर से आपका स्वागत है। इंडिया टुडे कावी इनसाइट्स के सर्वे में हमने आपको बताया कि अगर आज हो चुनाव तो बीजेपी की बनेगी सरकार। अकेले अपने दम पर स्पष्ट बहुमत लाती हुई बीजेपी दिख रही है, वहीं कांग्रेस को पिछली बार से भी सीटों का नुकसान होता हुआ दिख रहा है। लेकिन अब प्रधानमंत्री के कामकाज पर क्या है सर्वे में लोगों की राय, ये सवाल आपको बताते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले प्रधानमंत्री के कामकाज पर क्या है लोगों की राय, ये आंकड़ा अब आपके सबके सामने रखने वाले हैं। प्रधानमंत्री के कामकाज पर क्या सोचती है आज देश की जनता पीएम मोदी के कामकाज पर? तो 30%, 30% कह रहे थे कि वो उनके कामकाज को बहुत अच्छा मानते हैं, जबकि 44% कह रहे हैं अच्छा। औसत कहने वाले 17%। जब आप इन दोनों को जोड़ देते हैं तो 74 यानी 74%, यानी 3/4 हिस्सा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कामकाज को अच्छा या फिर बहुत अच्छा मानता है। जबकि वहीं पर जब आप 17 और 8 को जोड़ते हैं तो वही लगभग 1/4 जो है वो औसत या फिर खराब मानते हैं। खराब कहने वाले सिर्फ 8 ही थे, खराब कहने वाले 8%। वहीं पर 3/4 हिस्सा प्रधानमंत्री के कामकाज को बहुत अच्छा और अच्छा कहने वाला। अब बारी है मंत्रियों की। मोदी सरकार में बेहतर मंत्री कौन? गृह मंत्री अमित शाह को 39% लोगों ने देखिए वोट दिया है और 39 एक बड़ा फासला है, जिसके साथ अमित शाह नंबर 1 पर 39% वोट के साथ सबसे बेहतर मंत्री के तौर पर गृह मंत्री अमित शाह दिखाई दे रहे हैं। वहीं पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह दूसरे नंबर पर है 14% वोट के साथ। एक फासला बड़ा दिखाई देता है। और फिर 10% पर आप नितिन गडकरी को तीसरे मंत्री के तौर पर तीसरे पोजीशन पर देख रहे हैं। तो मोदी सरकार में बेहतर मंत्री कौन, जब ये सवाल हम देखते हैं तो 39% अमित शाह, 14% राजनाथ सिंह और नितिन गडकरी 10%। तो गृह मंत्री अमित शाह को सबसे ज्यादा लोगों ने वोट किया है, सबसे बेहतर कामकाज वो उनका मानते हैं सबसे बेहतर मंत्री के तौर पर। तो अब बारी है विपक्ष की। विपक्ष में किसे मानते हैं सबसे अच्छा नेता?
विपक्ष का कौन सा नेता आपको सबसे अच्छा लगता है, तो 18% के साथ अरविंद केजरीवाल, उसके बाद 11% ममता बनर्जी, नीतीश कुमार 10%, अखिलेश यादव 8%। तो आपने देख लिया है कि इसमें कांग्रेस का कोई भी नेता आपको नहीं दिखाई दे रहा है। विपक्ष का सबसे बेहतर नेता कौन, इसमें भी जनता की राय सामने आ गई है। और इसी सवाल के साथ हम आपको अब लिए चलेंगे अपने मेहमानों के साथ। लेकिन कुल मिलाकर जो आप देख रहे हैं, परिस्थिति साफ है कि फिलहाल जब हम प्रधानमंत्री के कामकाज को देखते हैं तो टिक मार्क, और वो भी 3/4 हिस्से से प्रिया जी मिल रहा है। वहीं जब विपक्ष के नेता के तौर पर बात होती है तो भरोसा अरविंद केजरीवाल, ममता बनर्जी, नीतीश कुमार जैसे नेताओं पर है। कांग्रेस का कोई नेता दिखाई नहीं देता है। वही सवाल, उसी सवाल का एक्सटेंशन जो मैं लगातार आपसे पूछ रही हूं, आपने विकल्प के तौर पर विश्वास और भरोसा करने के लिए कौन सा नेता सामने किया? सुप्रिया जी। जी सुप्रिया जी। बिल्कुल, मुझे तो अभी तक जितनी मैं असहमत थी आपके सर्वे से, अब तो मैं पूरी तरह से इसको खारिज करती हूँ। और इसलिए खारिज करती हूँ क्योंकि इंडिया की नेशनल पार्टी को आपको लगता है कि हमें इस सर्वे में स्थान ही नहीं है। खैर, मैं तो ये सुन के हतप्रभ हूं कि अरविंद केजरीवाल जी को लोग विपक्ष मानते हैं। वो तो भाजपा की बी टीम है। उन्होंने पहले कानून पारित किए, फटाफट उन्होंने पारित कर दिए, फिर लगा लोग गुस्सा है तो लगे कानून फाड़ने। तो अरविंद केजरीवाल जी विपक्ष में कैसे शामिल है, मैं तो ये नहीं समझ पा रही हूँ। उनकी उत्पत्ति, उनकी सोच, उनका जो अभी तक का कार्यकाल रहा है, तो बीजेपी की बी टीम है, पहली बात। दूसरी बात, कांग्रेस को छोड़कर ऐसा कौन सी विपक्ष पार्टी, और मैं तो आगे बढ़ के कहूंगी राहुल गांधी को छोड़ के ऐसा कौन सा विपक्ष का नेता है जिसने मोदी सरकार से कड़े सवाल लगातार पूछे हैं, उनको कटघरे में खड़ा किया है और मौलिक अधिकारों की बात करी है। मुझे एक बात और भी सुनकर हंसी आ रही है कि 39% आपके सर्वे के अकॉर्डिंग अमित शाह जी को सबसे बेहतर मंत्री माना जा रहा है और उसके लगभग आधे प्रतिशत शायद राजनाथ सिंह जी और बाकी सबको है। इसलिए क्योंकि अगर मौलिक अधिकारों के हनन करने पर परफॉर्मेंस ऑफ मिनिस्टर तय हो रही है तो बिल्कुल सही है, अमित शाह जी फंडामेंटल राइट्स को डिनाई करने के लिए सबसे अच्छे गृह मंत्री हैं, यह सही बात है। और जिस तरह की कानून व्यवस्था चरमराती पूरे देश में दिख रही है वो भी अच्छी बात है। और उत्तर प्रदेश का ही एग्जाम्पल ले लीजिए, यह अपराध प्रदेश बन चुका है और उत्तर प्रदेश भी उन्हीं के एम्बिट में आता है, उन्हीं के एक बड़े मैस्कॉट योगी जी यहां पर हैं। तो अगर वो परफॉर्मेंस है तो बिल्कुल परफॉर्मिंग मिनिस्टर है। मैं इसको पूरी तरह से खारिज करती हूं क्योंकि मेरा मानना है कि विपक्ष में अगर कोई एक पार्टी डटकर इस सरकार से कड़े सवाल करती है, चाहे वो अर्थव्यवस्था पर हो, चाहे इनकी सोशल पॉलिसीज पर हो, चाहे बेतुके कानून जो ये बनाते हैं जिसमें ये डिसाइड करेंगे कौन क्या खाएगा, किससे प्यार करेगा, किससे शादी करेगा, अगर इन सब बातों पर कोई सरकार को घेरता है और कड़ी तरीके से लोगों की लड़ाई लड़ता है तो वो कांग्रेस पार्टी है। हाँ। यहां पर कांग्रेस का ना होना मुझे और भी संदेह पैदा करता है सर्वे को। ठीक है, आपका अधिकार है, आप इसको खारिज कर सकती हैं। सर्वे है, साइंटिफिक तरीके से होता है, सालों से होता आया है इंडिया टुडे का, और वो आंकड़े हम सामने रख रहे हैं। ये लोगों की बात है, उनकी राय रख रही है, आपको इसे मानना है माने, ना मानना है ना माने। लेकिन गौरव भाटिया जी जो बातें वो कह रही हैं उसका जवाब, उनका कहना है कि राहुल गांधी आपको चुनौती दे रहे हैं, हर मुद्दे पर दे रहे हैं और सशक्त तरीके से वही खड़े हैं आपके हर फैसले के खिलाफ। अंजना जी देखिए, मैं इतना ही कहूंगा कि आपके सर्वे को वो खारिज कर रहा है जिस पार्टी को और उनके लीडर राहुल गांधी को देश कितनी बार खारिज कर चुका है। इसकी विश्वसनीयता क्या है? और जब जब आएगी नरेंद्र मोदी जी की आंधी, उड़ जाएगा राहुल गांधी, ये जान लीजिए। और बहुत गर्व होता है जब हमारे देश के सर्वोच्च नेता नरेंद्र मोदी जी 74% अप्रूवल रेटिंग लेके आते हैं। इसका मतलब बहुत से ऐसे नागरिक होंगे जिन्होंने शायद नरेंद्र मोदी जी के लिए वोट नहीं किया हो, लेकिन आज वो भी मान रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी जिस तत्परता से देश हित में काम कर रहे हैं उसको हमें सराहना चाहिए। दूसरी बात मैं ये कहूंगा कि विपक्ष में राहुल गांधी का देखिए नाम भी नहीं है, अरविंद केजरीवाल, ममता बनर्जी, इन सब का नाम है। ये क्या दर्शाता है कि राहुल गांधी को देश में कोई गंभीरता से लेता ही नहीं है। और मैं कहूंगा अच्छा है कांग्रेस पार्टी ये मानती रहे कि राहुल गांधी में बहुत गुण है और उन्हीं को अपना नेता मानती रहे, क्योंकि ये तो हमें अच्छा लगेगा। हाँ हाँ हाँ,
सुप्रिया जी इसका मैं जवाब दे अपनी रही बात हूँ। पूरी कर लूं, ठीक ये है। थोड़ा समय दिया करिए। ठीक है, अंजना जी एक देखिए, काउंटर बीच- पॉइंट इसका ले लेते हैं। नहीं, एक काउंटर पॉइंट, चूंकि नहीं, आप नहीं, देखिए ऐसी राहुल कोई गांधी पर जरूरत सीधा, नहीं लगती मुझे। राहुल गांधी पर समय सीधा हमला बराबर कर रही दीजिए अंजना जी, हूँ। मैं आऊंगी, इंतजार मैं कर रहा वापस था, आऊंगी, अभी मेरी आऊंगी, 2-3 गौरव जी बातें वापस मुझे उत्तर आऊंगी। देना है, प्लीज। आपने राहुल गांधी की गंभीरता, मतलब लोगों की कोई जो बात नहीं, गंभीरता है उन्होंने राहुल भी- गांधी को उन्होंने हमारी लेकर, पार्टी उस पर को वो दलाल सवाल कहा, खड़े कर। जबकि देश की सबसे बड़ी दलाल पार्टी कांग्रेस पार्टी है, जिसने अपने प्रियंका वाड्रा गांधी ने तो अपने पिताजी की जो चित्र था उसमें दलाली करके रुपया ले लिया था। मुझे उत्तर देने दीजिए, उत्तर देने दीजिए। ये दलाल है, वो है, ये सर्टिफिकेट जिस कागज में ये देते हैं ना, मैं बोल वो सकती हूँ? कागज 1 रुपए अंजना की जी। वैल्यू नहीं रखता है। ठीक है, वो पूरा कर हम ले एक बार चर्चा सुप्रिया करने जी। आए हैं, आरोप लगाने नहीं आए हैं। आप सर्वे से सहमत ना हो वो चलेगा, लेकिन हमारे लिए आप शब्द कहें ये नहीं चलेगा। मैं भी 10 अपशब्द कह सकता हूं, उससे कोई लाभ नहीं है। और अंत में एक बात बस कहूंगा कि पिछली बार जो हश्र हुआ था ना, अब की बार बीजेपी 400 पार और कांग्रेस का आप देखिएगा, हो सकता है सिंगल डिजिट पार्टी बन जाए। ये श्रेय भी इन्हीं के पार्टी के नेतृत्व को जाने वाला। ठीक है, सुप्रिया जी जवाब दीजिए। अंजना जी, सबसे पहले तो मुझे ऐसा लगता है किसी भी शो में भाषा की मर्यादा हम दोनों ही लोगों को, जो दोनों प्रवक्ता उनको रखनी चाहिए। ऐसा खैर मैं अपने भाजपा के प्रवक्ता से एक्सपेक्ट नहीं करती हूँ, क्योंकि इनका जो आचरण रहा है वो इनकी हिस्ट्री बताती है, ये वो कितनी भद्रता से बात करते हैं। राहुल गांधी शांत को रहिए, आपसे मैं चौकीदार बीच में बोलूंगी। ठीक है, बारी-बारी से, बारी-बारी से। यहाँ कोई प्रवचन सुनने नहीं आता है इनसे। दलाल शब्द का इस्तेमाल किया था खानदानी चोर की प्रवक्ता ने, तब मैंने ये बात बोली है। एक करेक्शन हम करना चाहेंगे, एक करेक्शन करना चाहेंगे, एक करेक्शन करना चाहेंगे, एक फैक्चुअल करेक्शन है। गौरव जी दर्शक सुन रहे हैं, गैर कांग्रेसी और गैर बीजेपी नेता हमने पूछा था। एक सेकंड, एक करेक्शन है, शब्द का इस्तेमाल कैसे किया? एक करेक्शन है, एक करेक्शन है, मेरी हिम्मत को एक करेक्शन है। गैर कांग्रेसी और गैर बीजेपी हमने नेता पूछा था, तब ये आंकड़े सामने आए। किसान प्रदर्शन कर रहे थे, इटली आपका नेता भाग जाता है, उसको पकड़ के वापस लाया जाता है। आप मान लीजिए, ये जो विश्वास जीता जाता है, ये मेहनत और लगन से जीता जाता है। ये विरासत आपने में नहीं अपनी मिलता। आपत्ति दर्ज कर दी गौरव भाटिया, प्लीज अब आगे की बहस सुनिए। सुप्रिया जी, बिल्कुल सुनेंगे, लेकिन ऐसे शब्दों ठीक का है। प्रयोग ना करें। ठीक है, भाई मैं तो अभी इन्हीं सज्जन से बहस कर रही हूं। मैं इनको दो टूक गंभीरता से नहीं लेती हूं, तो इनकी अरे पार्टी दो को क्या टूक लूंगी, आपको तो इनकी बात गंभीरता मत से करिए। लेता कौन है? मेरा सिर्फ अभी ये मानना है आपका कि पूरी राष्ट्रीयता पीरियड का बता दें। सर्टिफिकेट, आप एक पत्रकार शांत की, रहिए। पूरा कर लें, पत्रकार पूरा कर ऐसे लें। गौरव पार्टी जी ज्वाइन मैं करनी आऊंगी। 4 दिन बाद। गौरव आपकी भाटिया अपनी देखिए वक्त कम है, विश्वसनीयता मुझे क्या और भी आंकड़े दिखाने हैं, प्लीज सर्टिफिकेट बेच रही है, प्लीज। ठीक है, नहीं अंजना टॉपिक जी, पर एक ये दूसरे इस पर तरह एक दूसरे पर देखिए, कमेंट करके स्कोर अगर नहीं मिलेगा आपको यहाँ पर। इज्जत से एक बात दूसरे करेंगी पर तो कमेंट इज्जत करके नहीं मिलेगी। मिलेगा, इसलिए और सुप्रिया जी अगर प्लीज मेरी टॉपिक पर पार्टी के लिए आइए। आप शब्द ठीक है, कहेंगी, ठीक मैं है यहाँ गौरव सुनने जी, नहीं आया हूँ। ठीक है, टॉपिक पर जिंदगी सीधा, इनकी सुप्रिया। झंडवा फिर भी घमंडवा। सुप्रिया ये जी, इनका वो तो हाल है। व्यूअर देख ही रहा है कि कौन अपशब्द, वो तो देख ही रहा है देश की कौन कितने अपशब्द और अमर्यादा से बोल रहा है। बोलिएगा, मेरा ये कहना है क्यों कर रही कि है? राहुल गांधी अगर इतने गंभीर व्यक्ति नहीं है, अगर राहुल गांधी गंभीर नहीं है, तो सारी की सारी भाजपा बिल में क्यों घुस जाती है? काहे बिल में नहीं आने लगती है? काहे परेशान हो जाती है? काहे ट्विटर ट्रेंड चलाने लगती है? उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के पहले काहे हाथ पैर फूल जाते हैं कि ट्विटर ट्रेंड चलाने लगते हैं? अरे काहे दुम दबा लेते हो भैया? ये तो बताओ, राहुल गांधी अगर इतने गंभीर आदमी नहीं है, सीधा सवाल पूछ रही हूँ। राहुल गांधी जब सवाल करते हैं तो तुम दबा के काहे परेशान हो जाते हैं आप लोग? काहे आप लोग घबराने लगते हैं? इसलिए घबराते हैं क्योंकि वो सवाल सही करते हैं, क्योंकि चोचे आप लड़ाते हैं चीन से 18 बार, और कब्जा चीन हमारी धरती पर बैठकर करता है, और ये सवाल पूछने की हिम्मत राहुल गांधी रखते हैं। लॉकडाउन आप लगाते हैं, पैदल मजदूरों को चलाते हैं, कितने मजदूरों की मौत हो जाती है। तानाशाही आप करते हैं, जी हजूरी अडानी अंबानी की आप करते हैं, 70 किसान शहीद होते हैं, सवाल राहुल गांधी पूछते हैं। तो राहुल गांधी पर आक्षेप मत लगाइए, अपने गिरेबा में झांक कर देखिए आपके कितने स्केलेटन छपे हैं। जिस संविधान की आप शपथ खाते हैं, उस संविधान की धज्जियां उड़ाते हैं। सवाल राहुल गांधी आपसे करते हैं। तमीज से बोलेंगे तो तमीज वापस मिलेगी, बदतमीजी करिएगा तो 10 ललकारिएगा, दुम दबा के भाग जाइएगा। यही आप लोगों की औकात है, यही आप लोगों की असलियत है। न तिरंगा फहराया, न तिरंगे की रिस्पेक्ट करी। ठीक है, अब जवाब सुनिए। ठीक है, सुप्रिया जी, माफीनामा लिखने वाले हमें राष्ट्रीयता का सर्टिफिकेट ना पढ़ाए। सुप्रिया जी, अब सवाल का जवाब हमें सुनिए। राष्ट्रीयता का सर्टिफिकेट ना दे, पहले तिरंगे की इज्जत सीखे।
सुप्रिया 4 जी। दिन के आए हुए अपनी आइडियोलॉजी गौरव भाटिया बोलिए। पहले एक पार्टी हाँ, मैं बोलता हूँ इनका फेडर डाउन करिए, बौखला गई है बेचारी। इनकी पर्सनल बातें मैं बताऊं, इनका कच्चा चलिए चिट्ठा मैं खोलूं छोड़िए। लखनऊ हाँ से बताइए बैठकर? आप जो नहीं, कोई मतलब नहीं है इसका। सरकार की बातें मत नहीं करिए। नहीं, ये कार्यक्रम और हमारे दर्शकों का वक्त किसी भी अब आप प्रवक्ता नहीं के करा रही हैं, कैरेक्टर के लिए नहीं है। पर्सनल प्लीज आक्षेप करिएगा, पार्टी लाइन पर बात कीजिए, बिल्कुल। पार्टी का पक्ष रखिए प्लीज। ठीक है गौरव भाटिया प्लीज इसमें मत उलझिए, तो ये शांत इसमें रहे, मत पीछे उलझिए। डिबेट करें, जिस मुद्दे पर डिबेट करने आए उस पर बात ठीक है करें। टॉपिक मैं पर बोल बात लूं कीजिए। अगर आप उनका फेडर लो कर देते। बदतमीजी गौरव जी जवाब मुझसे दीजिए, बड़े हैं गौरव नहीं। जी जवाब दीजिए। क्यों भाई? देखिए अब गर्व आप है इस डिसाइड बात करिएगा किसका का फेडर कि लो होगा। नरेंद्र मोदी जी पहले अपनी तो मेहनत से सूचना प्रधानमंत्री न्यूज़ बने टीवी हैं। को अब जाकर चुप कराइए अंजना अर्नब जी, गोस्वामी मेरे को को उम्मीद है बताते आपको हैं सुनाई दे रही है इनकी बकवास। ठीक है सुप्रिया जी, दलाल- सुप्रिया जी, दलाली कर रही है शायद। सुप्रिया जी कराइए। टॉपिक पर आइए, टॉपिक पर। राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ कॉम्प्रोमाइज करते अरे हैं। ठीक है, चुप जवाब कराइए दे रहे हैं गौरव अंजना जी, भाटिया। अगर आपसे कंट्रोल गौरव नहीं हो रहा भाटिया तो मैं जवाब शांत दीजिए। हूं। नहीं मैं इनकी बदतमीजी नहीं सहने आया हूँ। गौरव भाटिया जवाब दीजिए दलाली सवाल ये का। करती होगी, मैं तब बोलूंगा जब आप इनको चुप करा लेंगी, या तो फिर जवाब चुप दीजिए। कराइए। यहाँ कोई बदतमीजी करने नहीं आया आप हूँ। सवाल का जवाब दीजिए ना। भरी हुई सरकार तो इनको चुप कराइए ना। आप सवाल का जवाब दीजिए। सुप्रिया श्री ने मैं दूंगा इनको चुप कराइए, सुप्रिया तब श्री ने बोलूंगा मैं। चाहता है सवाल की मैं मर्यादा इनकी तभी बकवास रहती है सुन जब रहा उसका जवाब मिलता है। आप जवाब लेने में इंटरेस्टेड हैं या नहीं सुप्रिया? प्लीज थोड़ा सा जवाब सुनिए। धन्यवाद। गौरव भाटिया सुनिए मैं बिल्कुल गर्व है हमें इस बात तो का, जवाब सुनिए। नरेंद्र मोदी जी, हाँ ठीक है हो गया, जवाब दीजिए गौरव भाटिया। गर्व है हमें इस बात का, नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, जेपी नड्डा जी कोई एक परिवार की उपज नहीं है, देश को परिवार माना है, अपनी मेहनत से इस पदों पे आए हैं। और राहुल गांधी का उपनाम हटा लीजिए, मैं कहता हूं चपरासी की नौकरी कोई नहीं देगा, समझिए आप। दूसरी बात, राहुल गांधी वो है जिन्होंने सर्वोच्च न्यायालय के सामने राफेल में झूठ बोलने के लिए माफी मांगी थी बिना शर्त के, और इतने गंभीर है कि इन 3 किसान बिलों में। अब चुप करिए, चुप कराइए अंजना जी, बौखला गई ना, चुप कराइए इनको ना, ये नहीं चलेगा। ये बहस अनंत है, बीजेपी और कांग्रेस के बीच में टक्कर करेंगे। जो अगला सर्वे में हमने आंकड़ा निकाला है वो अब अपने दर्शकों को बताने का वक्त आ गया है। मुख्यमंत्री हमने आपको बता दिया, प्रधानमंत्री पर आते हैं और आपको बताते हैं ऑल टाइम। जब ये सवाल हमने लोगों से पूछा अपने सर्वे में कि आखिर प्रधानमंत्री के तौर पर अब तक का सबसे बेहतर पीएम वो किसे मानते हैं, तो एक बहुत बड़े फासले के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस सर्वे में सबसे आगे 38% वोटों के साथ अब तक का सबसे बेहतर प्रधानमंत्री, जिसमें वो अटल बिहारी वाजपेयी 18%, इंदिरा गांधी 11% लोग उन्हें मानते हैं, और वहीं पर 8% जवाहरलाल नेहरू को मानते हैं। तो जिन 4 प्रधानमंत्रियों की जिक्र होती है उसमें कांग्रेस के काल में जवाहरलाल नेहरू 8%, इंदिरा गांधी 11%, 18% अटल बिहारी वाजपेयी को, और फिर 38% के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब तक के सबसे बेहतर पीएम में आगे रेस में निकल जाते हैं। तो एक बहुत बड़ा फासला है। आप देख रहे हैं 18% अटल बिहारी वाजपेयी और 38% नरेंद्र मोदी, यानी 20% का ये फासला है जिसके साथ प्रधानमंत्री। और अब बेहतर सीएम की बात करते हैं तो बेहतर मुख्यमंत्री के तौर पर सबसे आगे योगी आदित्यनाथ 24% वोटों के साथ, जैसा कि आप देख रहे हैं सबसे उस हिस्से में, और उसके बाद 15% अरविंद केजरीवाल के तौर पर। जब गैर बीजेपी गैर कांग्रेस का नेता हमने पूछा था तब भी अरविंद केजरीवाल आगे थे, और यहां पर तीसरे स्थान पर ममता बनर्जी 11% वोटों के साथ, और वहीं पर 9% वोटों के साथ आप देख रहे हैं नीतीश कुमार चौथे नंबर पर हैं, यानी सबसे ऊपर योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री के तौर पर दिखाई दे रहे हैं। अब आखिरी सवाल का वक्त आ गया है, आखिरी सवाल का वक्त आ गया है आपके साथ शुरुआत करते हुए कि अभी भी कई राज्यों में सत्ता आपके हाथ से पिछले दिनों गौरव जी निकली है। ऐसे जब हम मुख्यमंत्रियों की भी बात करते हैं तो देखिए सिर्फ योगी आदित्यनाथ सबसे नंबर 1 पर हैं। एनडीए से नीतीश कुमार जरूर हैं, लेकिन बाकी दोनों ही जगहों पर अन्य पार्टियों के। क्या राज्यों में अभी भी चुनौती है बीजेपी के लिए? देखिए अंजना जी, सबसे पहले तो मैं नरेंद्र मोदी जी का जो आपका सर्वे दिखा रहा है, आज तक के सबसे ज्यादा पसंदीदा जो है प्रधानमंत्री है 38%। ये अपने आप में दर्शाता है कि जब से भारत आजाद हुआ है वो 38% जो है लोगों की पसंद है। और जो अगले नंबर पे गैर भाजपाई कोई आता है प्रधानमंत्री तो वो इंदिरा गांधी 11%, 27% का फर्क है।
ये क्या बोलता है कि नरेंद्र मोदी जी वाकई इतिहास लिख रहे हैं और ये जो कार्यकाल है ये स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा। अनुच्छेद 370 का संशोधन, सीएए, राम मंदिर का बनना, वक्त ये की सब कमी है, इतिहास वक्त ही की गढ़ा कमी जा है। रहा है। थोड़ा सा कंक्लूडिंग रिमार्क में सुप्रिया जी आपसे भी लेना चाहती हूँ। यही वो सवाल था चाहती हूँ जो शुरू से अंत तक जी टिक कर रह गया है, वो ये कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनका शासन और उसमें विश्वास सरकार के लिए तो उनको स्टेबिलिटी देता है, लेकिन दूसरी तरफ विपक्ष के लिए दूसरे कार्यकाल में भी कुछ भी हाथ में आता नहीं दिखता है। सुप्रिया जी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में चीन हमारे घर में घुस गया, अर्थव्यवस्था चरमराकर ठप हो गई, बेरोजगारी बढ़ गई, किसान लहूलुहान हो गया। ये इनका कार्यकाल है। इंदिरा गांधी वो थी जिन्होंने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए थे और अमेरिका को धता बता दी थी। और योगी आदित्यनाथ वो है, वो मुख्यमंत्री हैं जिनके कार्यकाल में महिलाओं का दिन दहाड़े रेप होता है, FIR लॉन्च नहीं होती है, कानून व्यवस्था चरमरा चुकी है, पुलिस निरंकुश है। कैसे ये नंबर 1 मुख्यमंत्री और कैसे ये नंबर 1 प्रधानमंत्री है, ये मुझसे बेहतर लोग डिसाइड करेंगे जो आपका कार्यक्रम देख रहे हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग दांतों तले उंगली दबा रहे हैं। फैसला लोगों को ही करना है। बेरोजगारी बढ़ गई, अर्थव्यवस्था खत्म हो गई, देश फैसला लोगों को ही अंत तक करना है। देश में कोरोना के खिलाफ वैक्सीन लग रहा है। विश्वास का टीका किस पार्टी में जनता लगाएगी, इस सर्वे के मुताबिक हमने आपको दिखा दिया है।